गारमेंट इंडस्ट्री के अलावा आपका क्या सुझाव है? कौन से और सेक्टर में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है? टूरिज्म पॉलिसी क्या लोग बेनिफिट ले सकते हैं? तो सूरत में बैठे बैठे यूएसए में काम कैसे कर सकते हो और क्या काम करते हो? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, उनके रिटर्न्स और मल्टीपल सर्विसेज उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भी गारमेंट इंडस्ट्री इतनी बढ़ क्यों नहीं है? आपने वो भी तो सोचा होगा। तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए, ये बहुत राइट टाइम है अपना ब्रांड स्टेब्लिश करने का। इसके अलावा आपने कोई और इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो भी बता दीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे मैंगो पल्प हुआ, इसका भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है। तो राजेश जी, मूवर स्कीम किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है? 3-4 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी। तो विच इंडस्ट्री कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दिस स्कीम? टेक्सटाइल या और भी? सोलर इंडस्ट्री हो गया, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है। व्हाट इज द न्यू वेज टू अचीव स्केलेबिलिटी? स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो फॉलो नहीं हो पा रही। नमस्कार दर्शक दोस्तों, पेज 3 मैगजीन के इस पॉडकास्ट में आप सबका हार्दिक स्वागत है और स्वागत है सीए राजेश भाववाला जी का। चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश भाववाला सूरत का बहुत प्रसिद्ध चेहरा है। द सदर्न गुजरात चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भी वो सक्रिय है और वो सूरत में ही नहीं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मीन्स यूएसए में भी उनका प्रतिष्ठान आगे बढ़ रहा है। राजेश जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मेरे को ये समझना है कि आप सूरत के अलावा यूएसए में भी काम करते हो। सूरत में बैठे बैठे यूएसए में काम कैसे कर सकते हो और क्या काम करते हो? निखिल भाई, पेज 3 में आमंत्रण के लिए धन्यवाद। हम लोग यूएस में क्लाइंट्स का काफी वैल्यू एडेड सर्विस दे रहे हैं। उनको उनके बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, उनके रिटर्न्स और मल्टीपल सर्विसेज उन्हें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। और माय सन हार्दिक है ज्वाइंड द फर्म। उसने वहाँ पे जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का एक ईए का लाइसेंस होता है वो भी उसने ले लिया। उसके बाद काम यूएस में लोगों को बहुत अच्छी सर्विसेज की जरूरत है, वहाँ पे सीपीए की काफ़ी शॉर्टेज है। इसके लिए हमने वहाँ ऑफिस भी स्टेब्लिश किया और वो काम काफ़ी अच्छा चलता है। बहुत अच्छी बात है राजेश जी, आप बहुत आगे बढ़िए और पूरे विश्व की अलग अलग देश में आपका प्रस्थान आगे बढ़े, ऐसी शुभकामनाएं। आज का जो विषय है दोस्तों वो है व्हाट आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड इन्वेस्ट एंड वेयर। क्योंकि अपॉर्चुनिटी की कोई अंत नहीं होता है, जहां जहां पर भी हम अब तक ढूंढने जाए तक अपने सामने आकर खड़ी होती है। तो राजेश जी इस अपॉर्चुनिटी के जादूगर है। चलिए उनसे ही जानते हैं कि इस वर्तमान धंधा उद्योग में नई अपॉर्चुनिटी कौन सी इंडस्ट्री में है और इसके बाद वो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट बेनिफिट्स क्या है, अलग अलग स्कीम्स क्या है, योजनाओं क्या है, क्या बेनिफिट हो सकता है आपको, इस बारे में भी हम बात करेंगे राजेश भाववाला जी से। तो राजेश जी, पहला प्रश्न, वेयर आर द न्यू अपॉर्चुनिटीज टू ग्रो एंड इन्वेस्ट ऑल्सो? सूरत एक ऐसा शहर है जहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं और मैं ये कहूँगा कि जिस हिसाब से इंडिया ग्रो कर रहा है, जितनी अपॉर्चुनिटी इंडिया में है उतनी अपॉर्चुनिटी कहीं पर भी नहीं है। और सूरत में जितनी अपॉर्चुनिटी है उतनी इंडिया में दूसरी जगह बहुत मुश्किल है। सूरत का जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें वीविंग, निटिंग, एम्ब्रॉयडरी, डिजिटल मार्केटिंग तो खूब बढ़ ही रहा है, लेकिन आज मैं जो फोकस करने की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो गारमेंट इंडस्ट्री पर है। पिछले साल लगभग हमने 1.25 लाख करोड़ का से ज़्यादा का एक्सपोर्ट किया है और ये एक्सपोर्ट बढ़ने का स्कोप काफ़ी है। यूएसए में बहुत बड़ा मार्केट है और निटिंग इंडस्ट्री के साथ साथ जैसे जैसे सूरत में डेवलप हो रही है, गारमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी लोगों का ध्यान गया है, लेकिन अभी तक वो मोमेंटम नहीं पकड़ पाया है जो सूरत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के हिसाब से होना चाहिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि गारमेंट इंडस्ट्री में वीविंग इंडस्ट्री से भी ज़्यादा सब्सिडी है। आपको 30% तक की कैपिटल सब्सिडी मिलती है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी 7% तक है, प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जम्पशन है, पावर 1 रुपये पावर टेरिफ का भी बेनिफिट है। उसके अलावा आपको लेबर का भी पेरोल असिस्टेंस के रूप में 5,000 रुपये महीने तक का गवर्नमेंट देती है। राइट, इतना कुछ करने के बावजूद भी गारमेंट इंडस्ट्री इतनी बढ़ क्यों नहीं रही है? आपने वो भी तो सोचा होगा, इसके अंदर भी आप गए होंगे। हमने इसके ऊपर काफ़ी स्टडी की और हमने ये देखा कि जो ग्रुप्स या जो एंटरप्रेन्योर्स अपनी ब्रांड वैल्यू बनाकर और ऑनलाइन जो आजकल बहुत सारे पोर्टल्स हैं
उनमें जिन्होंने अपना एक ब्रांड स्टेब्लिश किया, मार्केट स्टेब्लिश किया, रिटेल चेन के द्वारा वो लोगों तक पहुंचे, उन लोगों का बिजनेस काफी बढ़ रहा है और वो लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर रहे हैं। इसके लिए मेरा सजेशन है कि आप गारमेंट इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करिए। ये बहुत राइट टाइम है अपना ब्रांड स्टेब्लिश करने का और आगे बढ़ने का। लाइक गारमेंट इंडस्ट्री के अलावा आपका क्या सुझाव है, कौन से और सेक्टर में लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल सकती है या इन्वेस्ट कर सकते हैं? गारमेंट इंडस्ट्री के अलावा टूरिज्म पॉलिसी का लोग बेनिफिट ले सकते हैं। इंडिया में टूरिज्म अप्रोक्सीमेटली 10% की रेट से बढ़ रहा है, लेकिन होटल के जो रूम्स हैं वो एवरेज में 4 to 5% ही बढ़ रहे हैं। इसके लिए आप देखिए, जहाँ पर भी आप होटल बुकिंग करते हैं आपको टैरिफ पहले के 2 साल के कंपैरिजन में आज ज़्यादा मिलेंगे। तो इसके लिए अभी इंडिया में कम से कम 1 से 1.5 लाख रूम की शॉर्टेज है, ऐसा मेरा मानना है। और यह बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें काफ़ी सब्सिडीज है। गुजरात गवर्नमेंट भी इसमें तालुका वाइज सब्सिडी देती है, जिसमें कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी 1700 रुपये से लेके 3400 रुपये तक की पर स्क्वायर फीट की सब्सिडी है। उसके अलावा पावर का भी बेनिफिट है। आप लैंड लेते हो तो रजिस्ट्री भी आपको, स्टाम्प ड्यूटी का भी बेनिफिट है। तो होटल इंडस्ट्री आने वाले समय में जिस हिसाब से मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, जो एक माइस सेक्टर होता है टूरिज्म पॉलिसी में, मीटिंग्स का, इंसेंटिव्स, फिर एग्जीबिशंस का, इन सब सेक्टर की वजह से होटल इंडस्ट्री बहुत ग्रो कर रही है। आजकल वेडिंग डेस्टिनेशन भी बहुत बढ़ गया है और डिस्पोजेबल इनकम मीडियम क्लास की इतनी बढ़ गई है। इसके लिए होटल इंडस्ट्री में प्रॉफिटेबिलिटी भी पहले से काफ़ी बढ़ी है। और अभी तो इतना अच्छा स्कोप है कि यदि आप होटल खुद चलाना चाहते हैं तो खुद चलाइए। अदरवाइज जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, कॉरपोरेट ब्रांड्स हैं, जैसे ही आप होटल का कंस्ट्रक्शन चालू करते हैं उसके बाद आपको खुद ही अप्रोच कर लेते हैं। आप उनसे बात करिए कि आपकी होटल हम चलाएंगे, वो अपनी एक मैनेजमेंट फीस लेकर आपके होटल को अच्छी रेवेन्यू पर पहुंचाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बताया। टूरिज्म में भी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और उन्होंने जो बहुत आश्चर्यजनक बात की है वो ये है, राजेश भाववाला जी ने कही 10% के हिसाब से टूरिज्म बढ़ रहा है, लेकिन रूम्स की अवेलेबिलिटी 4 या 5% है, यानी कि 5% का और स्कोप हमें इस इंडस्ट्री में मिल सकता है। दरअसल दोस्तों हम बात कर रहे हैं सी राजेश भाववाला जी से, जो राजेश भाववाला एंड कंपनी सूरत में है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी उनका कारोबार है। आगे बढ़ते हैं इस पॉडकास्ट में। राजेश जी, आपने 2 इंडस्ट्री के बारे में बताया, गारमेंट एंड टूरिज्म। क्या स्टार्टअप नई अपॉर्चुनिटी नहीं है? निखिल भाई, आपने बहुत ही एक रेलिवेंट ये क्वेश्चन है जिसमें अभी अनलिमिटेड स्कोप है। हम लोग स्टार्टअप्स के बारे में ये कहते हैं कि आप जितना भी कैपिटल नई इंडस्ट्री में लगा रहे हैं या जो आपकी ईयरली रेवेन्यू है उसका एटलीस्ट 10 to 15% आप ऐसे आइडियाज में इन्वेस्ट करिए। हम आइडियाज में इन्वेस्ट करने के लिए इसलिए कह रहे हैं, आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में आप हैं, वो आपको एक रिजनेबल रिटर्न दे रहा है और बहुत अच्छी सनराइजिंग इंडस्ट्री है, लेकिन अभी जो समय है वो डाइवर्सिफिकेशन का है। आप डाइवर्सिफिकेशन बहुत बड़ी अमाउंट का अपने बिजनेस में से नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जॉइंट में, इसके पीछे सूरत में अभी 2-3 सालों से बहुत अच्छा एक स्टार्टअप का माहौल तैयार हुआ है। जैसे हम लोग एक एग्जाम्पल के रूप में हमने एक फर्म बनाई। उस फर्म में आप, मैं और हम 10 फ्रेंड्स मिल गए और 10-10 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट की। वो 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आपने 1 करोड़ का आपका कॉर्पस हो गया, वो आपने 3 स्टार्टअप में लगाया, तो सबकी रिस्क डिवाइड हो गई। प्लस इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि आपको अलग अलग इंडस्ट्री में, अलग अलग सर्विस सेक्टर के जो फिनटेक आ रहे हैं या नए आइडियाज आ रहे हैं, उसको समझने का और उसमें इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। यह आपको सबसे बड़ी लर्निंग का जो अपॉर्चुनिटी है वो इस इन्वेस्टमेंट के माध्यम से मिलता है, जिसमें कई बार बहुत बड़े बड़े ऑफर्स आपको मिल जाते हैं। आप एक डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो ये आप कंबाइंड जो वेंचर एक LLP बना के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक उस आइडिया से आपको जुड़ना चाहिए। ये इसका अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज है। हमने देखा है काफ़ी आइडियाज में 10x 50x तक भी हो गए हैं, तो इस आइडिया में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा आपने कोई और इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटी दिखती है तो वो भी बता दीजिए। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, जैसे मैंगो पल्प हुआ, इसका भी बहुत एक्सपोर्ट हो रहा है, इसका भी कंजम्पशन बढ़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे आइटम्स ऐसे हैं जिनमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये सब आइडियाज हम इसलिए शेयर कर रहे हैं कि लोग
टेक्सटाइल में तो इन्वेस्ट करें, लेकिन अपने कैपिटल का, अपनी टोटल ईयरली रेवेन्यू का, अर्निंग्स का कुछ पोर्शन डाइवर्सिफिकेशन में भी लगाएं। इससे अल्टीमेटली वो फील करेंगे कि विद इन ए स्पैन ऑफ 5 to 7 ईयर्स उनका एक सेपरेट सोर्स ऑफ इनकम, सेपरेट इंडस्ट्री चालू हो गई है। राइट। दर्शक दोस्तों, कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। 4 इंडस्ट्री के बारे में राजेश भाई ने बताया, अपॉर्चुनिटीज की भरमार है। अभी उनमें उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए भी, इंसेंटिव्स के लिए भी बातें ऑलरेडी कर दी हैं, तो हम उस बात को आगे बढ़ाते हैं। और एक मूवर स्कीम करके एक नई स्कीम है, तो राजेश इस मूवर स्कीम किसकी है? राज्य सरकार की है, केंद्र सरकार की है? निखिल भाई, मूवर्स स्कीम आज से 3-4 साल पहले गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट की थी। यह बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए है, कि जिसमें आप बिना जीएसटी और कस्टम ड्यूटी के मशीनें इंपोर्ट कर सकते हैं, रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट कर सकते हैं। और इसका प्रोसेस बहुत इजी है। आपकी जो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री है, चाहे उसमें मशीनें लगी हैं, आप उसमें नई मशीन लगाना चाहते हैं, तो भी आप उसमें मूवर्स स्कीम का बेनिफिट ले सकते हैं। आपको सिंपली एक लाइसेंस लेना है। और आज यदि आप एक 5 करोड़ का प्रोजेक्ट भी समझते हैं नीटिंग का, उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 27% की आपकी जीएसटी और कस्टम ड्यूटी का आपका सेविंग होता है। तो 5 करोड़ का यदि आप 1.25 करोड़ से 1 करोड़ 40 लाख तक आपका ड्यूटी सेविंग हो जाता है। क्योंकि आप जानते हैं कि टेक्सटाइल जीएसटी में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में है, तो वो अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आपको रिफंड नहीं, ऑलरेडी उसमें आपका यार्न पे 12% है और फैब्रिक्स पे 5% है। इसकी वजह से आपको कैपिटल गुड्स का रिफंड कभी भी नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में आप 1.25 करोड़ रुपए, 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में 1.25 करोड़ रुपए आप ब्लॉक करने से आपकी ये सेविंग जो हो रही है, ये बहुत ही सब्सटेंशियल सेविंग है। उतनी आप इंडस्ट्री की साइज बढ़ा सकते हो। और यह जब आप मशीन जब सेल करोगे कभी, तब आपको गवर्नमेंट को देना है। तो आप जनरली जो कैपिटल गुड्स मशीनें आती है, वो मशीनें 10 साल पहले कोई सेल नहीं करता है, तो 10 साल तक आपको एक तरह से इंटरेस्ट फ्री कैपिटल गवर्नमेंट ने दी थी, बिना कोई सिक्योरिटी थी। तो हो एलिजिबल। अब कोई भी इसके लिए बहुत ही सरल स्कीम है, चाहे एग्जिस्टिंग हो, चाहे नई यूनिट हो, प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, प्राइवेट लिमिटेड हो, किसी भी तरह की कोई एंटिटी है, वो इसमें आप इसका बेनिफिट ले सकती है। इसके लिए यह भी कोई जरूरी नहीं है कि फैक्ट्री आपकी ओन्ड होनी चाहिए। आप रेंटेड फैक्ट्री है, उसका भी रेंट एग्रीमेंट साथ में लगा दीजिए, तो भी वो आपको उसमें बेनिफिट मिल रहा है। तो बहुत ही सिंपल स्कीम है, जिसका बेनिफिट सबको लेना चाहिए। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई एक्सपोर्ट का ऑब्लिगेशन भी नहीं है। जैसे ईपीसीजी स्कीम में आपको एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जितना ड्यूटी सेव होगा उसका। और सूरत में हम देखते हैं कि अभी जनरल इंडिविजुअल लेवल पे यूनिट्स का एक्सपोर्ट नहीं होता है, तो उन्हें किसी का सहारा लेना पड़ता है। उसमें कई बार वो लोग किसी गलत सर्कल में फंस जाते हैं, तो परचेज और सेल के किसी भी चैनल में यदि गलत फंस गए, तो इसमें काफी दिक्कत हो जाती है। इसके लिए मूवर्स स्कीम बिना एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन के एक बहुत ही बढ़िया स्कीम। सही बताया, लेकिन ऑब्लिगेशन कुछ ना कुछ तो होगा ना, लायबिलिटी। ऐसे ही स्कीम में पैसा ले लेंगे तो थोड़ा चलेगा। इसमें आपको बॉन्डेड एक वेयर हाउस का लाइसेंस मिल गया। उसके बाद में आपको एक मंथली रिटर्न भरना पड़ता है 10 तारीख को। जैसे GSTR1 में सेल्स की डिटेल जाती है, वैसे इसमें 10 तारीख को सेल और परचेज की डिटेल जाती है। एक बैंक से सोल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ता है। और जब आप मशीन यदि सेल करेंगे, उस समय आपको चालान भरकर उसकी क्रेडिट भी आप ले सकते हो। उस समय आप उस मशीन को निकाल नहीं सकते उस फैक्ट्री से। यदि आप रॉ मटेरियल भी इंपोर्ट करते हो, तो रॉ मटेरियल भी जिस समय, ये रॉ मटेरियल का जो कंसेप्ट है, वो आपके ऐसे केसेस में ज्यादा इफेक्टिव है जहां पर जैसे सोलर इंडस्ट्री हो गया, वहां पे काफी बड़ी क्वांटिटी में, वैल्यू में रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। ड्यूटी 18% से 27% तक की ड्यूटी होती है। तो आपका वो जो ड्यूटी का कंपोनेंट है, यदि आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल 3 महीने का है, तो वो 3 महीने तक आपका वर्किंग कैपिटल आपको यूज करने के लिए मिल जाता है। आपको ऑब्लिगेशन यही है कि जिस समय आप रॉ मटेरियल जो आपने इंपोर्ट किया है, वो आपके फिनिश्ड गुड्स के रूप में बाहर निकले, उस समय आपको उसकी ड्यूटी भर देनी और उसकी मंथली डिटेल गवर्नमेंट को देनी। अभी एक बात मैं और आपको पूछना चाहूंगा कि आपने एक बताया था कि एक्सपोर्ट इसमें कंपलसरी नहीं है। क्या रीजन हो सकता है? बाकी स्कीमों में एक्सपोर्ट कंपलसरी, इसमें क्यों नहीं है? इस स्कीम का जो ऑब्जेक्ट है, वो इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है।
गवर्नमेंट को ये पता है कि इंडिया में अभी काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मशीनें नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देना है, तो जो एमएसएमई यूनिट्स हैं उनके लिए कैपिटल गुड्स की कॉस्ट को कम करना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये जो कॉस्ट कम करने के लिए और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि भाई आपको हम एक तरह से डेफर्ड फैसिलिटी दे रहे हैं, एक तरह से वर्किंग कैपिटल फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, आप इसका बेनिफिट लीजिए और बाद में यदि आप 10 साल बाद उस मशीन को, चाहे वो कोई भी वैल्यू जो है, रिटर्न डाउन वैल्यू जो है, उसमें एक्सपोर्ट कर देते हैं तो आपको वो ड्यूटी भी भरने की जरूरत नहीं है, तो आपने सेव किया है। Like which industry can take the advantage of this scheme? टेक्सटाइल या और भी? देखिए टेक्सटाइल तो बहुत, जो भी इन्वर्टेड ड्यूटी में है उनके लिए तो ये स्कीम बहुत ही अच्छी है। जैसे टेक्सटाइल हो गया, फिर आपका सोलर इंडस्ट्री हो गया, उसमें रॉ मटेरियल के रूप में बहुत बेनिफिट मिल रहा है। तीसरा आपके बहुत सारी ऐसी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है या कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री है जहाँ पे उनके जो जीएसटी की क्रेडिट है वो तुरंत काम में नहीं आती है, काफ़ी टाइम लगता है। तो वो चाहते हैं कि उतना इन्वेस्टमेंट उनको कम करना पड़े, क्योंकि यदि बैंक का लोन भी लेंगे तो बैंक की इंस्टॉलमेंट बढ़ जाती है और बैंक का इंटरेस्ट बर्डन बढ़ जाता है। तो ऐसी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री में इट इज़ वेरी यूजफुल टू इम्पोर्ट। राइट दर्शक दोस्तों, सीए राजेश भाववाला जी से बातों में आगे बढ़ते हैं और आज कुछ ऐसा मूड बना है तो हमें बेनिफिट की बातें राजेश जी कर रहे हैं। नाउ राजेश जी ये बताएं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से नई इंडस्ट्री के लिए कोई इंसेंटिव स्कीम है? जैसे आप इंडस्ट्री वाइज अलग अलग बेनिफिट्स हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया मूवर्स स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उसके बाद आप जैसे होटल आप लगा रहे हैं तो उस होटल इंडस्ट्री में यदि वो आपकी, समझिए आपके 3 स्टार कैटेगरी के होटल है, अब वो 2 स्टार चाहिए, तो वो होटल में आप जितना भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, कैपिटल गुड्स का जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका आपको अदर देन लैंड जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे वो आपको फर्स्ट ईयर में ही पूरा डेप्रिसिएशन उसकी पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। तो जब आपको पूरा डिडक्शन फर्स्ट ईयर में मिल गया तो आपकी आने वाले 4-5 साल तक बेसिकली टैक्स लाइबिलिटी नहीं आती है। तो वो एक डेफरमेंट, बड़ा डेफरमेंट है, ताकि आपका केस फ्लो जो है यूनिट का इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारी स्कीम एक्सपोर्ट से रिलेटेड है जिसमें आपको ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स का मिलता है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपको रोड टैप के बेनिफिट मिलते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक का बेनिफिट मिलता है। इनकम टैक्स में एक सेक्शन है 80JJAA जिसके बारे में बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स वाकिफ नहीं है। यदि आप जितने भी नए लेबर को, एम्प्लॉइज को आप रखते हैं उसमें कुछ कंडीशंस है उनका पीएफ ईएसआई को लेकर कि वो आपको भरना होता है यदि एप्लीकेबल है। तो वो जो आप पीएफ ईएसआई उनका भर रहे हैं उसके बेस पे जितना आपने वेजेस पेड किया उसका 1/3 डिडक्शन जो है, 30% डिडक्शन जो है वो एक्स्ट्रा आपको छूट मिलती है 3 साल। तो ये भी हम देख रहे हैं कि क्योंकि आजकल साइज ऑफ इंडस्ट्री भी बड़ी हो रही है तो काफ़ी बड़ा बेनिफिट ये लोग हैं दे रहे हैं गवर्नमेंट। लेकिन मैंने ये देखा है छोटे मोटे प्रोसीजरल कंप्लाइंसेस इंडस्ट्री नहीं कर रही है जानकारी के अभाव में, और हमने एक एक कंपनी में 1-1 करोड़ तक का भी एक्स्ट्रा डिडक्शन इसकी वजह से लिया है। तो आप ये समझिए निखिल भाई, 1 करोड़ का डिडक्शन का मतलब 25 लाख रुपए का एक्स्ट्रा डिडक्शन, ये टैक्स। तो आपका अपना पॉडकास्ट का उद्देश्य यही है कि जो बेनिफिट आपको गवर्नमेंट दे रही है वो बेनिफिट आपको नॉलेज में होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपको ये जो 80JJAA का डिडक्शन, तो ऐसा डिडक्शन है, मैं सोचता हूँ कि मुझे ऐसा अनुमान है कि 60-70% यूनिट्स भी ये बेनिफिट नहीं लेंगे क्योंकि उनको जानकारी नहीं है या वो सोचते हैं कि पता नहीं कितना बड़ा कंप्लायंस है। जबकि थोड़ा सा यदि गाइडेंस उनको प्रॉपर मिल जाए तो दे कैन टेक इट। राइट दर्शक दोस्तों, राजेश जी के पास ज्ञान का भंडार है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेनिफिट करवा सकती है इनके बारे में भी उनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। निखिल भाई, स्टेट गवर्नमेंट्स अभी अलग अलग गवर्नमेंट, जैसे चाहे गुजरात गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, आंध्रा गवर्नमेंट है, सब टेक्सटाइल यूनिट्स को काफ़ी बेनिफिट दे रही है। हम सूरत में देखते हैं तो सूरत में आत्मनिर्भर भारत स्कीम है जिसमें आत्मनिर्भर स्कीम में कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है, लेकिन वो एसएमसी में जो सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की लिमिट में अभी एक ही स्कीम है जिसमें 10% कैपिटल सब्सिडी भी मिलती है 1 करोड़ तक की यूनिट्स के लिए, और इंटरेस्ट सब्सिडी मिलती है। यदि आप सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के बाहर जाते हैं तो उन्होंने तालुका का वही सब्सिडी कर रखी है। नॉर्मली होजीवाला, पलसाना रोड, इन सब पे आपको सब्सिडी 10% कैपिटल सब्सिडी मिलती है, 1 रुपया पावर का बेनिफिट है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी का एग्जेम्पशन है 5 साल तक, और 5% इंटरेस्ट सब्सिडी
का है। यदि आप थोड़ा सा आगे जाते हैं, जैसे नवसारी साइड में जाते हैं, नवसारी साइड में जैसे राजन चेष्टा हो गया, इस साइड से और आगे जाते हैं तो आपको कैपिटल सब्सिडी 18% मिलती है। और वही सब्सिडी यदि आप महुआ या बारडोली उस साइड में जाते हैं तो और ज़्यादा हो जाती है। तो मेरा ये कहना है निखिल भाई कि आप कभी भी इंडस्ट्री लगाएं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोकेशन आपकी क्या है। जैसे आप नवापुरा जाते हैं, लोग किन में भी लगाते हैं, करंज में लगाते हैं। यदि आप नवापुरा जो महाराष्ट्र में आ जाता है, वहाँ पे 35-40% की कैपिटल सब्सिडी है। जैसे आप नीटिंग इसीलिए नवापुरा में बहुत लग रही है क्योंकि वहाँ पे 35-40% तक की कैपिटल सब्सिडी है, इंटरेस्ट सब्सिडी भी है और पावर सब्सिडी भी है। तो आप कितना साइज का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं और उसकी लोकेशन क्या होनी चाहिए, ये आप काफ़ी डिस्कस करने के बाद में डिसाइड करें कि आपका लोकेशन क्या। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू टेकन अप। राजेश जी, एक अंतिम प्रश्न के साथ इस पॉडकास्ट का अंत करना मैं जरूर पसंद करूंगा। स्केलेबिलिटी दोस्तों एक शब्द होता है कोई भी इंडस्ट्री के लिए। राजेश जी से मैं यही जानना की कोशिश करूंगा कि व्हाट इज द न्यू वेज टू अचीव स्केलेबिलिटी। भाई ये जो स्केलेबिलिटी का इशू है, ये इतना इम्पोर्टेंट इशू है कि मैं ये देख रहा हूँ कि लोग सूरत में एमएसएमई यूनिट्स ने बहुत प्रोग्रेस की, लेकिन एक लिमिट पे आने के बाद में वो प्रोग्रेस रुक गई। उसके पीछे रीजन ये हुआ कि जो स्केलेबिलिटी अचीव करने के लिए जो बेसिक चीजें हैं वो फॉलो नहीं हो पा रही। स्केलेबिलिटी के लिए जॉइंट वेंचर्स आपको कैसे बनाने चाहिए, आपको कैसे ब्रांड आप बना सकते हैं। हमने एक इसमें जॉइंट वेंचर्स का एक पूरा कॉर्पोरेट एग्रीमेंट्स जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में इम्प्लीमेंट होता है, उस टाइप का हमने एक पूरा लीगल सिस्टम हमने तैयार किया है कि भाई आप 4 लोग मिलकर यदि 10-10 करोड़ की 4 यूनिट लगा रहे हैं, उसकी जगह आप 100 करोड़ की यूनिट लगाओ, जिसमें आप ब्रांड डेवलपमेंट पे भी पैसा खर्च कर सकते हैं। तो लोगों के मन में ये डर रहता है कि पार्टनरशिप यूनिट्स हैं, चलेंगी या नहीं चलेगी। इसमें निखिल भाई जैसे हमने स्टार्टअप कल्चर देखा जो अब सूरत में भी काफी प्रिविलेंट है। स्टार्टअप में भी हम आइडियाज पे पैसा लगाते हैं, वहाँ पे भी अननोन पर्सन्स होते हैं, लेकिन हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस के देखते हुए हम लोग और पैसा लगाते हैं और एक कंट्रोल रहता है, कंट्रोल मैकेनिज्म रहता है। वो मैकेनिज्म हमने इस एग्रीमेंट्स के द्वारा कि आपकी लायबिलिटीज, आपके रोल, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज सब डिफाइंड है। प्लस एक जो थर्ड एजेंसीज हैं, चाहे वो थर्ड एजेंसीज आपकी कंसल्टिंग फर्म हो सकती है, आपके सीए हो सकते हैं, उनका मंथली ट्रांजेक्शनल ऑडिट रहेगा और ट्रांजेक्शनल कंसल्टेंसी रहेगी। मंथली आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी रहेंगे। तो ये एक्सपेरिमेंट के बेस पे भी कई यूनिट्स चल रहे हैं और मैंने ये देखा है कि अभी जो नए एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं और वो इस कंसेप्ट के बेस पे आगे बढ़ भी रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है वो बैंकिंग, आज ही इकोनॉमी टाइम्स में हम बढ़ रहे थे कि बैंक से फाइनेंस लोग कम ले रहे हैं, धीरे धीरे जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो बॉन्ड्स में और इक्विटी मार्केट में ज़्यादा जाता है। सूरत में भी आईपीओ का कल्चर धीरे धीरे बढ़ रहा है। आईपीओ के लिए आपकी फर्म की स्केलेबिलिटी होना बहुत जरूरी है और जिससे आप आज जो आपका विजन है कि हमें 50 करोड़ का 100 करोड़ का प्रोजेक्ट लगाना है, यदि आप उसको 1000 करोड़ पे जाना चाहते हैं या 2000 करोड़ पे जाना चाहते हैं, तो आप देख रहे हैं कि आईपीओ कितने गुना 100 गुना तक सब्सक्राइब हो रहे हैं, इवन एसएमई आईपीओ भी हो रहे हैं। तो यदि आपको उस सेक्टर में जाना है एसएमई आईपीओ में, तो आपको अपनी स्केलेबिलिटी बढ़ानी होगी और एक जॉइंट वेंचर के कंसेप्ट पे आना होगा जो एक लीगली बहुत ही इंटैक्ट फॉर्मेट है और उस पर डिस्कस करके आगे बढ़ना होगा। तो दर्शक दोस्तों, ये थे सीए राजेश दाऊवाला जी अपने विचारों के साथ। इंसेंटिव के बारे में उनकी जो थिंकिंग है वो बिल्कुल सराहनीय है। राजेश जी, पेज 3 का इस पॉडकास्ट को समाप्त करते हैं। आने वाले दिनों में नई बातों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए आपके दोस्त निखिल मद्रासी को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।